प्रस्तुत कहानी पूर्णतः काल्पनिक कथा है। इस कहानी के पात्र, स्थान और घटनाएं काल्पनिक है। इस कहानी का उद्देश्य सिर्फ शिक्षा, प्रेरणा और मनोरंजन। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए चलते हैं एक नई कहानी की ओर। पड़ोस में दुल्हन बनकर आई गजब की मादक लड़की पे मेरा दिल आ गया। मैं शुरू से ही बहुत ठरकी रहा हूँ। मैं उसे भूखी नज़रों से ताड़ता रहता। फिर क्या हुआ? रानी से अफेयर चलते हुए कई महीने हो चुके थे, लेकिन अभी तक हमें ऐसा कोई मौका नहीं मिला था कि हम टूटकर एक दूसरे से प्यार कर सकें। फ़ोन पर तो कई बार हम गर्म बात कर चुके थे। रानी की आग दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वो कहती थी कि राज, अब तो कैसे भी करो, लेकिन ज़मीन खोद दो, मेरे गांव का गोदाम बना दो, समझ रहे ना दोस्तों, रसमलाई चाट डालो। लेकिन अफसोस था, कोई मौका ही नहीं मिल पा रहा था। मैं रानी के झोपड़े में छोटे चेतन को घुसाकर उसको जन्नत की सैर करवा सकूं। दोस्तों, मेरा नाम राज है और जयपुर से हूँ। मैं शादीशुदा हूँ। अब मेरी उम्र 35 की हो गई है, लेकिन दिखने में अब भी 25 से 30 से ज़्यादा नहीं दिखता हूँ। मैं शुरू से ही खुदाई के मामले में बहुत ठरकी रहा हूँ। मेरा छोटा चेतन भी 6.5 इंच का मस्त है। जिस झोपड़े में जाता है हाहाकार मचा कर ही आता है। रानी मेरे सामने वाले घर में नई नई बहू बनकर आई थी। उस वक्त उसकी उम्र यही कोई 22 से 23 साल रही होगी। रोज़ सवेरे कपड़े सुखाने जब वो छत पर आती तो मैं उसे भूखी नज़रों से ताड़ता रहता। रानी बल्ला की खूबसूरत हसीना थी, एकदम सफ़ेद जग, गोरा मुखड़ा, भरे भरे गाल, पतली सी कमर और उस पर गजब ढहाते उसके बाहर निकले हुए को आतुर मासल हापुस आम। उबरा हुआ तरबूज भी गजब का था दोस्तों। छत पर जब तक वो कपड़े सुखाने डालती रहती, तब तक मेरा छोटा चेतन पूरे सबाब पर रहता। उस वक्त मैं कल्पना करता कि रानी की मस्त सागर में छोटा चेतन डुबकी लगा रहा है। हापुस आम ऐसे उठे रहते जैसे कोई मगरूर राजा अपने सिंहासन पर बैठा हो। अफसोस की रानी को मेरी इस कल्पना का नाम मात्र भी एहसास नहीं था। वो बिना एक नज़र भी इधर उधर डाले अपने काम में लगी रहती थी। लगभग 3 महीनों तक रोज़ का यही सिलसिला चलता रहा। मैं जितना उसको भोगना चाहता था, वो उतना ही मुझसे अनजान थी। एक दिन शाम को मेरी बीवी ने मुझे कहा, अपने सामने जो है रानी आई है ना। मैं बोला, कौन रानी? मेरी बीवी बोली, अरे श्याम की बीवी, और कौन? मैं, अच्छा। मुझे उसका नाम नहीं पता था। यही सही बात थी कि मुझे अभी उसका नाम पता चला था। अब पता चल गया कि उस कातिल हसीना का नाम रानी था। मेरी बीवी ने आगे कहा, उसकी एक प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करने के लिए उसे आपकी मदद चाहिए। मैं बोला, भला मैं उसकी क्या मदद कर सकता हूँ? बीवी बोली, वो क्या है ना कि उसकी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है और आप जानते ही हो कि शाम फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता है। इस बात को लेकर रानी थोड़ा परेशान रहती है। जब उसने मुझे अपनी परेशानी बताई तो मैंने उसको बताया कि कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो, मगर रानी ने कहा कि श्याम नहीं चाहता कि वह बाहर जाए। श्याम चाहता है कि कोई घर पर ही ट्यूशन देने आ जाए तो सही है। श्याम ने 1-2 जगह पर बात भी की, पर शायद मामला जमा नहीं। मेरी इंग्लिश काफ़ी अच्छी थी दोस्तों, और इस बात को कॉलोनी के सभी लोग जानते भी थे। जिस समय मेरी बीवी मुझसे रानी को पढ़ाने के लिए कह रही थी, उस समय मेरे दिमाग में रानी को पूजने की प्लानिंग चल रही थी। अभी मैं कुछ आगे सोच पाता, इतने में ही मेरे मोबाइल की घंटी बज उठी। मैंने स्क्रीन पर देखा तो श्याम का फ़ोन आ रहा था। मैंने फ़ोन उठाया और उसने बात की। उसने मुझे अपनी बीवी को इंग्लिश पढ़ाने के लिए बोला। मैंने भी शाम को बोल दिया कि मैं सोचकर बता दूंगा। हालांकि मेरे मन में तो न जाने अभी से क्या क्या विचार आने लगे थे। रानी की रसमलाई को लेकर मेरा घोड़ा हिनहनाने लगा था दोस्तों। अब मैं अपनी बीवी से मुखातिब हुआ तो क्या करना चाहिए मुझे? मेरी बीवी ने कहा, अच्छा होगा आप रानी को पढ़ा दोगे तो क्या दिक्कत है? मैंने कहा, ठीक है, तुम रानी से बात करके बता देना कि उसको पढ़ने के लिए कौन सा टाइम सही रहेगा। उसका पति श्याम एक कंपनी में काम करता था। घर पर उसकी माँ और बीवी ही रहती थी। उस रात को मैंने अपनी बीवी को रानी समझकर खूब खोजा। अगले दिन तक समय पर हम दोनों पति पत्नी रानी के घर पर गए। उस समय उसकी सास भी हॉल में ही बैठी थी। इतने में मेरी डार्लिंग रानी आ गई और उसने बड़े ही शालीन तरीके से मुझे नमस्ते किया। प्रति उत्तर में मैंने भी एक स्माइल के साथ उसका अभिवादन किया। मेरी बीवी ने रानी को बताया कि तुम्हें पढ़ाने ये आया करेंगे। आज पहली बार रानी ने मुझे देखा। थोड़ी देर में मेरी बीवी वापस चली गई और रानी की सास ने उसे कहा कि इनको स्टडी रूम में ले जाओ। अब हम दोनों रूम की तरफ बढ़ने लगे। रानी मेरे आगे चल रही थी। पीछे से उसके हाहाकारी तरबूज देखकर इधर छोटा चेतन खड़ा हो गया था दोस्तों। मेरा रोज़ का यही काम हो गया था। रानी मेरे साथ 1 घंटा बैठती थी। इस बीच कभी उसका हाथ मेरे हाथ से टच हो जाता था तो उसके बदन में एक झुरझुरी सी दौड़ जाती। यह चीज़ मैंने कई बार नोटिस भी की थी। मैं तो चोरी चोरी थैले में झांकने की कोशिश करता था। हाँ, उसकी गली बड़ी मस्त लगती थी।
एक घंटे तक मेरा छोटा चेतन तंबू में ही सर उठाए बवाल मचाए रहता था। ऐसा चलते हुए करीब 3 महीने हो चुके थे और रानी भी बहुत कुछ बोलना सीख गई थी। अब इधर धीरे धीरे मेरे अरमान ठंडे हो रहे थे दोस्तों की रानी मेरी तरफ सर उठाकर भी नहीं देखती, लेकिन मैं बिना नागा उसको पढ़ाने जाता रहा। मैंने खुद को बगुला की तरह एक टांग पर खड़ा कर रखा था कि कभी तो मछली फंसेगी। रविवार को मेरा ऑफिस ऑफ रहता था। मेरी बीवी को उस दिन शॉपिंग के लिए मार्केट जाना था। बीवी ने मुझसे कहा कि आज तुम रानी को जल्दी ही पढ़ा कर आ जाओ, फिर बाजार चलेंगे। तो मैं उस दिन उसको सुबह 10 बजे ही पढ़ाने चला गया। उसके घर पर पहुंचा और मैंने बेल बजाई। थोड़ी देर में रानी ने दरवाज़ा खोला और मुझे इस समय आया देखकर आश्चर्य में पड़ गई। मैंने उसे बताया कि आज कुछ काम है मुझे, इसलिए थोड़ा जल्दी आ गया। उस समय शायद वह कोई मेहनत का काम कर रही थी, जिससे उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। उसने एक तरफ हटकर मुझे अंदर आने के लिए रास्ता दे दिया। मेरा आइडिया सही था। इस समय पूरा फर्श गीला था, मतलब वो पोछा लगा रही थी दोस्तों। मेरा अंदर आने के बाद उसने कुंडी लगा दी। रानी बोली, आप स्टडी रूम में चलिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। मैं बोला, अरे नहीं, रहने दो। रानी, ऐसे कैसे रहने दूँ, आप चलिए, मैं आती हूँ। रानी ऐसा कहकर जैसे ही मुड़ी तो गीले फर्श पर एकदम से उसका पैर स्लिप हो गया। इससे पहले कि मैं उसे संभालूं वह धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ी। रानी जोर से कराह पड़ी और उसने अपनी कमर को पकड़ लिया। मैं तुरंत ही उसके पास पहुंचा और उससे उठने के लिए कहा। रानी दर्द से कराहते हुए बोली, मुझसे उठा नहीं जा रहा है। मैंने धड़कते दिल से रानी का हाथ पकड़ा और उसे उठाने में मदद की, पर वो उठ नहीं पाई। मैं असमंजस में था कि मैं इसे कैसे उठाऊं। तो मैंने पूछा, तुम्हारी सास कहाँ है? रानी बोली, वो तो दोनों किसी रिश्तेदार के गए हैं, शाम तक ही आएंगे। मैं कहा, रानी मुझे गलत मत समझना। इस पर रानी ने मुझे आश्चर्य से देखा। मैंने नीचे झुककर उसे अपनी बाहों में उठाया और उसके कमरे की तरफ ले जाने लगा। रानी ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसके गिरने की वजह से मैं आम की थैली से पर्दा हट सा गया था और गोरे हापुस आम आधे से अधिक बाहर से ही नज़र आ रहे थे। मैंने गौर से देखा कि रसदार हापुस का साइज कम से कम 36 का तो होगा ही। हालांकि वो दर्द से करा रही थी, लेकिन फिर भी मैं अपने ठरकीपन की वजह से हापुस आम घूर रहा था। मन तो कर रहा था कि दोनों आम अभी खा जाऊं, लेकिन नहीं खा सकता था। आज स्थिति दूसरी थी। कमरे में आकर मैंने उसे बेड पर लिटा दिया। नीचे का पर्दा आधा ऊपर उठ चुका था, जिससे उसकी गोरे गोरे केले के तने नजर आ रहे थे। मैं मंत्रमुग्ध सा होकर देख रहा था। तभी मैंने देखा कि रानी मुझे ही देख रही थी। रानी, चोट कहाँ लगी है? रानी शायद धीरे से बुदबुदाई, दिल में। मैंने कहा, क्या कहा? रानी बोली, मैं कहा कि पैर में चोट लगी है। मैंने ध्यान से उसे गोरे पैर को अपने हाथ में लिया और ध्यान से देखा। उसमें हल्की सी सूजन दिख रही थी। मैंने कहा, रानी मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। वो बोली, नहीं, डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे हो सके तो ड्राइव में क्रीम रखी है, वो मुझे दे दीजिए, उसको लगा लूँगी। मैंने ड्रावर से क्रीम निकाली और अपने हाथों से लगाने ही वाला था कि रानी ने मुझे मना कर दिया और बोली कि मैं खुद ही लगा लूँगी। अब मैंने उसको चुप कराते हुए कहा, तुम चुपचाप लेट जाओ, मैं लगा देता हूँ। रानी ने इस बार मेरा कोई प्रतिरोध नहीं किया। मैंने क्रीम निकालकर हल्के हाथों से उसके गोरे पैर पर लगाना शुरू कर दिया। क्रीम लगाकर मैं उसके पैरों को हल्के हल्के सहला रहा था। करीब 10 मिनट तक उसके पैर की मालिश की। रानी आंखें बंद करके मालिश करवाने का मजा ले रही थी और मैं मौके का फ़ायदा उठाकर ऊपर सर उठाए हापुस आमों को निहार रहा था। मेरा मन दूध पीने का कर रहा था, लेकिन अभी मैं जल्दबाजी में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसीलिए केवल पैरों की ही मालिश करता रहा। रानी के चेहरे पर सुकून नज़र आ रहा था। थोड़ी देर बाद जब अचानक आंखें खोली तो उसने पाया कि मैं हापुस आम को घूर रहा था। उसने तुरंत पर्दा आम पर रख लिया। रानी बोली, अब ठीक है, रहने दीजिए। मैंने, कहीं और चोट तो नहीं लगी? रानी, मैं लगा लूँगी अब। मैं, अरे यार, तुम मुझे अपना दोस्त मानो और बताओ कहाँ चोट लगी है। रानी, वो रहने दो। मैं बोला, नहीं, बताओ तुम, नहीं तो मैं कल से पढ़ाने नहीं आऊँगा। रानी बोली, नहीं, ऐसा मत करना कभी। वो क्या है ना कि मेरी कमर पर भी चोट का एहसास हो रहा है। मैं बोला, कोई बात नहीं, मैं उधर भी अभी मालिश कर देता हूँ, एकदम सही हो जाएगा। उसने कुछ नहीं कहा तो मैं खिसक कर ऊपर बेड पर आ गया। रानी से बिना पूछे ही मैंने साड़ी उसकी कमर से थोड़ा सा अलग कर दी। अपने हाथों में क्रीम लगाकर कमर की मालिश करने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि मालिश से सामने भी गर्मी पैदा हो रही थी, क्योंकि उसकी सांसें तेज चलने लगी थी और बार बार वो अपने हाथों से चादर को अपनी मुट्ठी में भर रही थी। लचकती और बलखाती नागिन सी कमर पर करीब 10 मिनट तक मैं अपने हाथों से रगड़कर मालिश करते रहा। उसी दौरान मैंने धीरे से एक बार अपने हाथ को ऊपर ले जाकर आमों को छुआया था।
जब उसे एहसास हुआ कि मेरा हाथ कहाँ पर है तो उसने मुझे और मालिश करने से मना कर दिया। वो मेरी आंखों में भूख समझ गई थी। मैंने भी उस समय अपने हाथ हटा लिए और उससे दूर हो गया। मैंने उससे खाने पीने के लिए पूछा, अब वो काम कैसे करेगी? उसने मेरी आंखों में देखा और अपनी आंख बंद कर ली। मैं बोला, तुम आराम से लेटी रहना, उठने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं मार्केट जा ही रहा हूँ, वहीं से तुम्हारे लिए खाने पीने के लिए कुछ ले आऊँगा। कोई भी दिक्कत हो तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, मुझे कॉल कर देना। समझी मैडम? रानी हंसती हुई बोली, जी सर जी। आज पहली बार मैंने रानी को हंसते हुए देखा था। घर आकर मैंने अभी तक अपनी बीवी को रानी के साथ हुए हादसे के बारे में कुछ नहीं बताया था। मैं अपनी बीवी से बाजार चलने के लिए कहा, उसने मना कर दिया। आज नहीं, अगले संडे को चलूँगी। आज तुम्हें कुछ सामान है, तुम ही जाकर ले आओ। उसकी इस बात से मैं अंदर ही अंदर बड़ा खुश हुआ। उसने मुझे लिस्ट दी और मैं बाजार निकल गया। मैंने जल्दी जल्दी से घर का सारा सामान लिया। इसी में मुझे 2 घंटे लग गए। रास्ते में सोचता रहा कि रानी का फ़ोन क्यों नहीं आया अब तक। घर आते ही मेरी बीवी से कहा, यह तुम्हारा सामान रहा, मैं मार्केट में कुछ काम रह गया है मेरा, मैं अभी निपटा कर आता हूँ। ऐसा बोलकर मैं निकल गया और सबसे पहले मैंने खाना पैक करवाया। इतने में ही एक अनजान नंबर से फ़ोन आया। रानी बोल रही थी, कितनी देर लगेगी, मुझे कुछ काम है। मैंने कहा, बस आ ही रहा हूँ, 10 मिनट में। मैं रानी के घर पहुँचा। अंदर आकर मैंने कुंडी लगा ली और सीधे ही रानी के बेडरूम में गया। मैं बोला, मैडम जी, बंदा आपकी सेवा में हाजिर है। रानी, मैं कोशिश तो बहुत की पर उठ नहीं पाई, इसलिए आपको तकलीफ़ दी। मैंने कहा, रानी, आज से हम दोनों पक्के दोस्त हैं, दोस्त बनोगी ना मेरी? रानी बोली, आपने इतना कुछ किया है मेरे लिए तो ना कैसे करने का तो सवाल ही नहीं है। मैंने तो मिलाओ हाथ इसी बात पर मैडम जी। मैंने रानी के सामने अपना हाथ बढ़ा दिया और रानी ने थोड़ा सकुचाते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। रानी का कोमल और गोरा हाथ अब मेरे हाथों में था। मैंने उसका हाथ थोड़ा ज़ोर से दबा दिया। रानी बोली, इतने ज़ोर से मत पकड़ो, कहीं भागी थोड़ी ना जा रही हूँ। मैं बोला, बड़ी मुश्किल से तो हाथ में हाथ आया है, अब मैं छोड़ूंगा नहीं। रानी बोली, पता है मुझे, कई महीनों से देख रही हूँ आपको, छत पर बैठे बैठे मुझे घूरते रहते हो। मैं रानी की इस बात पर शौक हो गया कि इसको सब पता है कि मैं इसको घूरता था। मैं बोला, अच्छा हुआ आपको पता तो चला। अच्छा, पहले तो ये बताओ कि क्या काम था जिसके लिए फ़ोन किया? रानी बोली, मैं रानी, हम दोनों दोस्त हैं ना, बेझिझक बोलो। रानी बोली, मुझे बाथरूम जाना था। मैं बोला, मैं रानी के पास बेड पर झुका और उसकी आंखों में आंखें डाली। मैंने रानी को एक बार फिर से अपनी बाहों में उठाने के लिए अपनी बाहें खोल दी। अगर मैडम की इजाज़त हो तो मैं उठा लूँ। रानी ने अपनी आंखों को झपका और अपनी सहमति दी। इस बार मैंने उसे थोड़ा ज़ोर से अपनी बाहों में उठाया और अपने सीने से लगा लिया। पहले की तरह रानी को इस बार भी अपनी बाहों में मेरे गले में डाल दी, लेकिन इस बार मैं उसे अपने सीने से ज़ोर से चिपका रखा था। मैं उसकी आंखों में आंखें डाले बाथरूम की तरफ ले जा रहा था। बाथरूम में लाकर मैंने उसे कमोड पर बिठा दिया। मैं बोला, तुम कर लो जो भी करना हो, फ्री होने के बाद मुझे आवाज़ देना। जैसे ही मैं वापस मुड़ने लगा, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने पूछा, क्या हुआ? वो बोली, कुछ नहीं। मैं बोला, मैं जाऊँ? रानी बोली, हाँ। मैं प्रतीक्षा करने के लिए बाहर आ गया। जब 5 मिनट हो गए तो मैंने आवाज़ देते हुए पूछा, आ जाऊँ क्या? रानी बोली, हाँ आ जाइए। मैं एक शरीफ बच्चे की तरह अंदर गया और जैसे ही उसको कमोड से उठाने लगा, रानी ने मना कर दिया। मैं असमंजस में था कि उसकी ओर देखने लगा। रानी मेरी ही तरफ एक आशा भरी नज़रों से देख रही थी। मैं कुछ समझ ना पाया। रानी बोली, मेरा हाथ नीचे की ओर झुक नहीं पा रहा है। अब मैं समझ चुका था कि मुझे क्या करना है। मैंने बिना रानी की इजाज़त ली नीचे बैठा और धीरे से अपना हाथ लगा दिया। रानी बोली, ये क्या बदतमीजी है? एक बार मैं फिर शॉक हो गया। मैं बोला, सॉरी। रानी, अपनी आँखें बंद करो और चिड़िया का पिंजरा उतार दो ताकि मैं काम कर सकूं। मैंने एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह आँख बंद कर ली और उसकी मखमल जैसी सतह से पिंजरा हटा दिया। ऐसा करते समय मेरा दिल भी ज़ोरों से धड़क रहा था। मेरे कानों में पानी की धार की आवाज़ आ रही थी। जब रानी ने कर ली तो वापस मैंने उसी तरह से पिंजरे को ऊपर कर दिया और चुपचाप उसको वापस बाहों में उठा कर ले आया। उसे मैंने हौले से बिस्तर पर लिटा दिया। उसके बाद मैं अपने हाथों में उसको खाना खिलाया। अब दिन के करीब 2 बज चुके थे। मैंने उसको थोड़ा चलने को कहा तो उसने मना कर दिया। वो बोली, अब आप जाइए और हाँ, किसी को आज के हादसे के बारे में मत बताना। मैं बुझे मन से घर वापस आ गया था दोस्तों, और उसके बाद वापस वही रोज़ का पढ़ाने वाला काम शुरू हुआ था। कुछ दिन बाद रानी का रात को 9 बजे कॉल आया। उसी टाइम में मैं बाहर ही था। रानी, आप मुझे इस दुनिया में सबसे शानदार आदमी लगे। मैं बोला, वो कैसे? रानी बोली, उस दिन शायद आपकी जगह कोई और होता तो पता नहीं क्या क्या करता मेरे साथ। मैं करना तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन सब कुछ आपकी मर्ज़ी से।
रानी बोली लव यू। उसके मुंह से यह सुनकर मेरे तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा दोस्तों। मैंने कहा लव यू डियर। इसके बाद तो हमारी प्यार की गाड़ी दौड़ पड़ी। रोज़ रात को हम दोनों खूब बातें करते। धीरे धीरे हमारी बातें घपाघर तक पहुंच गई और मैं फ़ोन पर ही रानी को खूब मज़ा देने लगा। रानी कहती भी थी कि अगर फ़ोन पर ही आप इतना प्यार करते हो तो हकीकत में कैसे करोगे। मैं सिर्फ यही कहता कि मिलो कभी, इतना पूजूंगा कि गांव का गुलाम बना दूंगा। हम फ़ोन पर इतना गंदा खेल चुके थे कि रानी उसकी कल्पना भी नहीं कर पाती थी। वो सिर्फ इतना बोलती थी कि जब भी मिलेंगे आप मेरे साथ ऐसे ही करना। दोस्तों अब सिर्फ इंतज़ार था एक मुलाकात का। एक रोज़ सुबह जैसे ही मैं ऑफिस जाने के लिए निकल रहा था तो शाम ने मुझे आवाज़ दी। शाम बोला भैया एक काम कर सकते हो क्या। मैं बोला श्याम क्या बात है। श्याम बोला रानी को अपने पीहर जाना है और मुझे आज ही कंपनी काम से 3 दिनों के लिए टूर पर जाना पड़ रहा है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप उसे ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि आप रोज़ उधर ही जाते हो। बस एक बार आपको थोड़ा जाना पड़ेगा, थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा भैया। मैं बोला ठीक है डोंट वरी, मैं ड्रॉप कर दूंगा। इतने में ही मेरे सपनों की रानी मेरी जान मेरे सामने आ चुकी थी। स्काई कलर की साड़ी और ब्लैक ब्लाउज में मेरी जान कयामत ढा रही थी दोस्तों। तो मेरी बगल वाली सीट पर आ बैठी और हम रवाना हो गए। जैसे ही शहर से थोड़ा बाहर आए मैंने गाड़ी को साइड में लगाया और उसको अपनी तरफ खींच लिया। मैं गर्म होठों पर अदर श्रृंगार करने लगा। रानी भी पूरा साथ निभाने लगी। हमारा ये आदान प्रदान 10 मिनट तक चला। जब दोनों अलग हुए तो रानी की आंखों में तो मानो शोले उगल रही थी। हम दोनों फ़ोन में इतने खुल चुके थे कि हमारे बीच अब कोई औपचारिकता नहीं बची थी। रानी बोली जान अब सीधे घर चलो, हम दोनों के अलावा वहाँ कोई नहीं होगा। बाद में पता चला कि रानी ने ही ऐसी सेटिंग की थी कि 2 घंटे में हम घर पहुँच चुके थे। रानी ने पड़ोस से चाबी ली और घर का दरवाज़ा खोला। अंदर जाते ही सबसे पहले रानी ने कहा फ्रेश हो लो। ये कहकर वो दूसरे बाथरूम में चली गई और मैं दूसरे में। 10 मिनट बाद हम दोनों एक दूसरे के सामने थे। रानी ने अपने चेहरे को भी संवार लिया था। होठों पर हल्की लिपस्टिक लगी हुई थी। मैंने अपनी बाहें फैला दी और रानी एक कटी हुई डाल की तरह मेरी बाहों में समा गई। अपना पूरा जोर लगाकर मैंने उसको बाहों में भर लिया। गुलाब की पंखुड़ियाँ आपस में खेलने लगी। मैंने काम जारी रखते हुए अपना एक हाथ आम की थैली पर रख दिया और बेरहमी से आम को दबाने लगा। दूसरे हाथ से मैंने 12 गज का लंबा पर्दा निकाल फेंका। हम दोनों में ही बेताबी इतनी अधिक थी कि उससे भी काम जारी रखते हुए भी छोटा चेतन का कवर हटा दिया और अगले ही मिनट हम दोनों कुश्ती के लिए तैयार थे। हम दोनों में ही मानो एक दूसरे को नापने की होड़ सी लगी थी, जिसको जहाँ जगह मिल रही थी वहीं पर निशान छाप रहे थे। जल्दी से ही हम दोनों 6 से लेकर 9 तक की पोजीशन में आ गए। मैंने रसमलाई को मुंह में भरकर चूसना शुरू कर दिया और उसने चोकोबार को पकड़कर अपने मुंह में भर लिया। कई मिनट तक हम दोनों काम करते रहे। तभी रानी उठी और मधुमक्खी के छत्ते को मेरे मुंह के ऊपर ले आई। एक तेज गर्म धार उसने शहद की बहानी शुरू कर दी और मैं प्यास का मारा शहद पीने लगा। बहुत गर्म था शहद। रानी ने बोला कि अब एक छोटा चेतन को गुफा में घुसा दो ताकि गुफा को भी आराम मिल जाए। मैंने गुफा का दरवाज़ा चौड़ा किया और अपना पूरा जोर लगाकर एक ही धक्के में छोटे चेतन को गुफा में घुसा दिया। छोटा चेतन बेखबर हो दनादन गुफा में सिर मारने लग गया। रानी ने जहाँ तहाँ अपने नाखूनों के निशान बना दिए थे। सर जी खोदो ज़मीन को, मैं आने वाली हूँ बस। छोटा चेतन दनादन स्पीड से गहराई में खुदाई कर रहा था और फिर छोटा चेतन ने एक हुंकार भरी और सफ़ेद रंग से गुफा को भर दिया, सराबोर कर दिया। ज़बरदस्त मेहनत के बाद अब हम दोनों बुरी तरीके से हाँफ रहे थे। 2 मिनट बाद छोटा चेतन गुफा से बाहर आ गया। उसके बाद हम 2-3 घंटे ऐसे ही पड़े रहे। हम दोनों के बीच अब खुदाई की कहानी चल पड़ी थी। जब तब मौका मिलता रानी छोटे चेतन से खेलती है और मुझे भी खूब रसमलाई, चमचम और जलेबी खाने को मिल रही है दोस्तों ये थी आज की छोटी सी कहानी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद।